नमस्कार, मैं नीलू जुड़िया मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम शुरू कर रहे हैं आज क्लास 11th के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ। फ्रेंड्स, ये कॉमर्स स्टूडेंट और आर्ट्स स्टूडेंट दोनों के लिए ही ये लेक्चर यूज़फुल है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसका चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। फ्रेंड्स, इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे अपन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में सबसे पहले समझते हैं कि एक पर्सन होता है, उसकी जो आय होती है, एक व्यक्ति की आय क्या होती है, सीमित होती है, लेकिन उसके पास आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है। तो निश्चित आय को क्या करना, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अध्ययन करना कि एक फिक्स इनकम में आप आपके सारे एक्सपेंस को किस तरह से पूरा करोगे, आप क्या कैटेगरी यूज़ करोगे कि सबसे पहले मुझे क्या लेना है, उसके बाद क्या करना है। इसकी जो स्टडी होती है ना, उसको क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि सीमित आय में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो होती है छोटे लेवल की बात, लेकिन जब अपन बात करते हैं पूरे देश के स्तर की, तो वहाँ पर आय क्या होती है, व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कर इत्यादि का भुगतान क्या होती है, राष्ट्र की आय होती है। तो उस राष्ट्र की आय को किस तरह से उसका वितरण किया जाएगा, उस वितरण का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है कि आप कब कब क्या होते हो, तो उसको अपन सबसे पहले देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले होता है उपभोक्ता। अब उपभोक्ता कौन, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए यदि हम वस्तुएं खरीदते हैं तो उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि अपन किसी चीज़ का परचेस करते हैं और अगर अपना उद्देश्य यह है कि हम उस चीज़ को खरीद के और यूज़ कर लेंगे, उपभोग कर लेंगे, तो हम क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, यानी अपन ने कोई सामान खरीद के उसको क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, तो अपन उसके क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। फिर उसके बाद होता है विक्रेता। विक्रेता यानी क्या, वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचने वाला व्यक्ति विक्रेता कहलाता है। यानी कि आप एक बार जब अपन उपभोक्ता हो गए, उपभोक्ता माल किससे खरीदता है, दुकानदार से। और दुकानदार माल क्यों बेच रहा है, लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो वो जो व्यक्ति लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी वस्तुओं को क्या करता है, बेचता है, तो वो क्या कहलाता है, विक्रेता कहलाता है, यानी कि सेलर। फिर उसके बाद होता है उत्पादक। अब उत्पादक क्या, वस्तुओं का उत्पादन निर्माण करने वाले व्यक्ति। फ्रेंड्स, अपन नीचे की कड़ी से ही ऊपर की तरफ चलते हैं। अपन किसी वस्तु का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। उपभोग करते तो अपन क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, अपन जिन वस्तुओं को किसी से क्रय करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अपने को बेच रहा है लाभ प्राप्ति के लिए, ठीक है, पैसा कमाने के लिए, तो वो व्यक्ति कौन कहलाता है, विक्रेता कहलाता है। लेकिन विक्रेता के पास वो सामान कहाँ से आएगा, विक्रेता भी तो कहीं ना कहीं से खरीदेगा। यानी कि जो व्यक्ति उसको बना रहा है उसी से वह खरीदेगा। तो वो जो व्यक्ति होगा, उस माल को बनाने वाला, उत्पादन करने वाला, जो उत्पादन करने वाली फर्म होती है वो क्या कहलाती है, उत्पादक। ठीक है, फिर उसके बाद होते हैं कर्मचारी। उसके बाद बोलते कि एक तो होता है आप प्रोडक्शन लाइन में हो, आप उत्पादक हो सकते हो, आप सेलर हो सकते हो। लेकिन अगर आप ये उत्पादन बनाने का और आप कोई बिजनेस क्रिया नहीं करते हो, लेकिन आप क्या करते हो, किसी के अंडर में काम करते हो और आपको उसके बदले में क्या मिलता है, रिम्यूनरेशन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, आप किसी के लिए काम करते हो, आप उस काम करने के बदले में आपको एक निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है, तो उस वक्त आप क्या कहलाते हो, कर्मचारी कहलाते हो, यानी कि एम्प्लॉय कहलाते हो। फिर उसके बाद होते हैं नियोक्ता। नियोक्ता यानी कि सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति। कर्मचारी तो होंगे, काम करने वाले व्यक्ति की एक निश्चित पारिश्रमिक को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और नियोक्ता कहलाते हैं सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति। जैसे क्या हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सीए हो गए, वकील हो गए, ये लोग क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। तो जो व्यक्ति सेवा देता है वो क्या कहलाता है, नियोक्ता कहलाता है। फिर उसके बाद है आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती है फ्रेंड्स, अपन कोई भी काम करते हैं, अपनी क्या करते हैं, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए ही क्रियाएं करते हैं। भाई, अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट कब होगी, जब अपन उन वस्तुओं को खरीद के पूरा करेंगे, उपभोग करेंगे। और वस्तुएं उपभोग के लिए कैसे खरीदेंगे, जब अपने पास पैसा होगा। और वो पैसा कहाँ से आएगा, जब अपन कोई क्रिया करेंगे, कोई काम करेंगे। तो क्या है, आर्थिक क्रिया की धन प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। एक कर्मचारी द्वारा अपने कर्मचारी के यहाँ पे कार्य करना, पारिश्रमिक प्राप्त करना भी क्या है, आर्थिक क्रिया है।
एक विक्रेता द्वारा माल बेचना लाभ प्राप्ति के लिए क्या है, आर्थिक क्रिया है। एक उत्पादक फर्म द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना लाभ प्राप्ति के लिए क्या है, आर्थिक क्रिया है। एक नियोक्ता द्वारा क्या करना, अपनी सेवाएं देना और बदले में क्या करना, फीस प्राप्त करना, तो उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं क्या होती है, आर्थिक क्रिया होती है। लेकिन उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं नहीं है, क्योंकि इससे आपको क्या होता है, धन प्राप्त नहीं होता है। आप किसी वस्तु को खरीदे हो, खरीद के क्या कर लेते हो, उसका उपभोग कर लेते हो, तो ये आपकी आर्थिक क्रिया नहीं है, ये आपकी होती है आवश्यकता की संतुष्टि। यानी कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता थी, आपने उस चीज़ का उपभोग कर लिया, तो आपका क्या हो गया, आवश्यक संतुष्टि हो गई। तो फ्रेंड्स, जो क्रियाएं धन प्राप्ति के लिए की जाती है वो क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं आगे उपभोग, उत्पादन और वितरण। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं, किसी चीज़ का उपयोग करा तो क्या कहलाए अपन, उपभोक्ता। ठीक है, तो अब वो वस्तु का उपभोग कैसे होगा, तो बोला निश्चित आय और ज्ञात कीमतों पर वैकल्पिक वस्तुओं के चयन का अध्ययन क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। यानी कि देखो, आपको सबसे पहले आपकी इनकम पता होती है कि भाई हमारे पास इनकी अपनी फैमिली की इतनी फिक्स इनकम है, और ये जो सामान हम खरीदने वाले हैं उनकी प्राइस भी अपने को पता है कि हाँ ये सामान इतने रुपए का आता है, ये इतने रुपए का आता है, ये इतने रुपए का आता है। तो अब अपनी जितनी अपनी आय होगी, ठीक है ना, आपके पास जितनी आय है उस आय के अनुसार आप अपनी क्या उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का क्या करोगे, चयन करोगे कि हाँ मेरी इनकम इतनी है तो मैं इस चीज़ के लिए इतना पैसा ही खर्च कर सकता हूँ, या मेरी आय ज़्यादा है तो मैं ये चीज़ ज़्यादा खर्च कर सकता हूँ। तो किन्हीं दो वस्तु के बीच में अपनी आय के हिसाब से ज्ञात कीमतों पर क्या करना, चयन करना, इसका जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है उत्पादन। अब कोई व्यक्ति उत्पादन फर्म में, अपन ने पहले पढ़ा कि उत्पादक कौन होता है, जो वस्तुओं को बनाता है। अब कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को बना रहा है तो उससे उसको बनने वाली लागत के बारे में भी पता होगा कि भाई अगर मैं ये बनाऊंगा सामान तो मेरी इसको बनाने की इतनी लागत आएगी, मेरा ये माल इतने रुपए में बिकेगा। यानी आपको क्या पता है, उसकी प्राइस भी पता है, उसकी कॉस्ट भी पता है कि मैं अगर ये काम मैं करूँगा तो इतना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा मेरे को, मेरा प्रॉफिट ये रहेगा। ठीक है ना, तो इसका जो अध्ययन होता है वो कहलाता है उत्पादन कहलाता है। फिर उसके बाद होता है वितरण यानी कि राष्ट्रीय आय के वितरण का अध्ययन। अब देखो, राष्ट्रीय आय क्या होती है, मैंने आपको बताई थी कि सरकार को देश के व्यक्तियों द्वारा, उत्पादक फर्मों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर के रूप में जो राशि दी जाती है वो क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो एक देश राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने के बाद उसे किस हिसाब से पूरे देश में वितरित करेगा कि भाई किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत देना है, अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वितरण करेगा। तो वो जो वितरण का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। फिर उसके बाद एक पॉइंट होता है आधुनिक अर्थशास्त्र। अब ये तो होता है उपभोग, उत्पादन, वितरण, जो एक डेली यूज कंटिन्यू चल रहा रहता है, लेकिन इसके अलावा भी और चीज़ें होती है, उनका जब अपन अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का अध्ययन। क्या बोलते हैं, उन मूलभूत कौशलों का समावेश है जो कई प्रकार के उपयोगी अध्ययन के लिए आवश्यक है, जैसे निर्धरता का मापन, आय का वितरण इत्यादि। यानी कि अपन उपभोग, उत्पादन और वितरण के अलावा और दूसरी जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र कहलाता है। फिर उसके बाद आगे हम कर रहे हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। यानी कि ये तो थी इकोनॉमिक्स क्या होती है, अपनी निश्चित आय में अनिश्चित वस्तुओं को किस तरह से हम समायोजित करेंगे उसका अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्या काम करती है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या रोल है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले होता है फ्रेंड्स आंकड़े। अब आंकड़े क्या, यानी कि अपन अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के लिए जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, क्या बोला, अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए आवश्यक तथ्य जो संख्या के रूप में प्रतीत होते हैं या प्राप्त होते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। अब आपको आंकड़े कैसे मिलेंगे, आपने किसी व्यक्ति से बात की और जो संख्यात्मक रूप में जो आपके पास आंकड़े, फिगर आपके पास आया, वो क्या कहलाता है, आंकड़े। वो क्या होते हैं, आवश्यक तथ्य होते हैं जो अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए क्या है, आवश्यक है, क्या कहलाते हैं, आंकड़े। फिर उसके बाद होता है विश्लेषण। अब विश्लेषण क्या होता है कि आपने सबसे पहले कोई आंकड़े लिए और उन आंकड़ों को लेकर आपके पास कोई समस्या आई, ठीक है, उस समस्या को जान के कि आप उसको समझा रहे हो कि हाँ ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, इस तरह से उसकी व्याख्या करना क्या कहलाता है, विश्लेषण। फ्रेंड्स, इसका अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा।
जैसे माना कि अपन आंकड़े ले रहे हैं विद्यार्थियों के कि भारत में कितने विद्यार्थी है, ठीक है। तो अपने सबसे पहले अध्ययन किया, आंकड़े प्राप्त किए विद्यार्थियों के कि कौन 10th तक है, यानी कौन माध्यमिक है, प्राइमरी स्कूल में है, कोई मिडिल में है, कोई सीनियर में है, कौन सीनियर सेकेंडरी में है, या कौन ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो अपन ने ये सब आंकड़े तथ्य एकत्रित किए, जो इकट्ठे किए संख्या के रूप में अपने पास जो संख्या है वो क्या कहलाता है, अपने आंकड़े। आंकड़े फिर उस आंकड़ों के बाद अपन ने समस्या की कि भाई है ना, इस क्षेत्र के जो है ना स्टूडेंट है वो माध्यमिक शिक्षा के बाद पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे उनके पास कॉलेज अवेलेबल नहीं है, हायर सेकेंडरी स्कूल अवेलेबल नहीं है, तो वो वहाँ की ग्रोथ वहीं तक आके रुक जाती है। एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सिर्फ मिडिल तक स्कूल है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट है वो मिडिल से आगे कोई पढ़ा हुआ नहीं है। तो ये आपने क्या कर रहे हो, आप उस समस्या की क्या व्याख्या कर रहे हो। फिर उस व्याख्या करके आपने क्या विश्लेषण बनाया कि अगर इस जगह पे ऐसा और स्कूल या कॉलेज हो तो वहाँ के बच्चे भी क्या बनेंगे, ज़्यादा पढ़ पाएंगे। यानी कि आपने किसी समस्या का क्या किया, विश्लेषण। तो ये क्या कहलाता है, विश्लेषण। फिर उसके बाद आपने ये बनाया कि यहाँ पे ऐसा और कॉलेज हो या यहाँ ऐसा एक और स्कूल लग जाए तो यहाँ के बच्चे भी क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यानी आपने उस समस्या को सुलझाने के लिए क्या बनाई, कोई नीति, कोई उपाय, वो क्या कहलाता है, नीतियाँ कहलाता है। ये तो थी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की किस तरह से काम करती है। फिर ये बोले क्या है भाई, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी तो है, लेकिन सांख्यिकी क्या होती है वो तो बताओ पहले। तो सांख्यिकी क्या होती है फ्रेंड्स, सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण से है। ये आंकड़े भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। तो देखो आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले अर्थशास्त्र, फिर पढ़ रहे हो आप अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो जब अर्थशास्त्र में आप सांख्यिकी के लिए आंकड़े लोगे, उन आंकड़ों का क्या करना, एकत्रीकरण, आप उनको कैसे इकट्ठा करोगे, प्रस्तुतिकरण, उनको कैसे प्रेजेंट करोगे। भाई आप टेबुलर फॉर्म में कर रहे हो, पैरा फॉर्म में लिख रहे हो, कोई चार्ट बना रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई मॉडल बना रहे हो, उसका कैसे प्रस्तुतिकरण कर रहे हो, फिर उसका विश्लेषण कैसे कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। अब जरूरी तो नहीं है कि सांख्यिकी किसी एक ही क्षेत्र का विषय हो, हर क्षेत्र में सांख्यिकी हो सकती है। तो आप जो आंकड़े प्राप्त कर रहे हो वो किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। फिर उसके बाद होते हैं अर्थशास्त्र में आंकड़े, कि भाई अब हमने आंकड़े इकट्ठे तो कर लिए आंकड़े, फिर उनका वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र में दो तरह के आंकड़े होते हैं। पहला होता है मात्रात्मक आंकड़े और दूसरा होता है गुणात्मक आंकड़े। अब यानी कि जो आंकड़े आपके पास संख्या के रूप में होंगे ना, हाँ आपने जैसे सर्वे किया और प्राप्त आंकड़े के विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या आपने की, तो वो आपके पास जो संख्या के रूप में आया मान, वो क्या होता है, आपके मात्रात्मक आंकड़े। और दूसरे होते हैं गुणात्मक आंकड़े, यानी कि जो किसी गुण की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, उनका आपके पास संख्या के रूप में मान नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, गुणात्मक आंकड़े। जैसे आपने सर्वे किया कि क्या भारत में सभी व्यक्ति स्वस्थ हैं, तो आपके पास क्या आएगा, हाँ स्वस्थ है या अस्वस्थ है। अब ये क्या कर रहे हैं, गुण की व्याख्या कर रहे हैं अपने स्वस्थ या अस्वस्थ होने के लिए, आपके पास कोई संख्यात्मक मान नहीं है। तो ऐसे आंकड़े कहलाते हैं गुणात्मक आंकड़े। फिर अभी बोल रहे हैं कि आखिर सांख्यिकी क्या करती है। तो फ्रेंड्स सांख्यिकी एक ऐसा पर्याय साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में सहायता करता है। यानी कि देखो अपन सबसे पहले कोई आंकड़े लेते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो अपने को क्या पता चलती है, कोई समस्या पता चलती है। तो उस समस्या को समझने में सांख्यिकी क्या करती है, अपनी सहायता करती है। फिर उसके बाद आर्थिक समस्या के कारणों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। अब आपके पास कोई समस्या हो गई, उस समस्या को सुलझाने के लिए आप क्या करोगे, और सर्वे करोगे और सूचनाएं प्राप्त करोगे। तो वो सूचनाएं जो होगी क्या होगी, या तो गुणात्मक होगी या मात्रात्मक होगी। तो इन दोनों ही तथ्यों के आधार पर क्या करोगे, उस समस्या को खोजोगे कि किस तरह से इसको सोल्व करें, या सही समस्या, वास्तविक समस्या क्या है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपन उसके कारणों का पता लगाएंगे, यानी कि कारणों का पता कर निपटने के लिए निश्चित नीतियों का निर्माण करना सरल हो जाता है। देखो फ्रेंड्स सबसे पहले अपने पास क्या होगी, समस्या होगी, फिर उस समस्या का कारण पता होगा, जब तो अपन समस्या को सुलझाएंगे। तो सांख्यिकी किसी सबसे पहले तो किसी समस्या को समझने के लिए सहायक होती है। फिर जब वो समस्या समझ में अपने को आ जाती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो फिर उससे संबंधित क्या करते हैं, अपन डेटा कलेक्ट करते हैं, आंकड़े कलेक्ट करते हैं, जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। फिर जब अपने पास डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उन डेटा की सहायता से क्या करते हैं, अपन उनकी व्याख्या करते हैं, उनका विश्लेषण करके क्या बनाते हैं, कोई नीति बनाते हैं उस समस्या के समाधान के लिए। तो सांख्यिकी से ये सब करना क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है, सरल हो जाता है।
फिर उसके बाद है आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकीय रूप में व्यक्त किया जाता है, तब वे यथार्थ बन जाते हैं और यथार्थ अधिक विश्वसनीय होते हैं। यानी कि देखो, एक आपको ऐसा बोले कि ना ये काम आप ऐसे कर दो, इस तरह से कर दो, इस तरह से कर दो, आप कर लेना, तो आपने कहा ठीक है, हाँ 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 हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात होती है कि आपको कोई प्रैक्टिकल बताए, आपके पास कोई छोटा मॉडल या वैसा ही काम करके देखिए आपको सबसे पहले ये स्टेप फॉलो करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये करनी है। आप जब इस स्टेप को करोगे तो इस स्टेप के पूरा होने के बाद आपके पास रिजल्ट ये आएगा। फिर इस रिजल्ट को आपको नेक्स्ट स्टेप में डालना है, तो आपको क्या होता है, जल्दी समझ में आता है। वो क्या हो जाता है, यथार्थ, और यथार्थ अधिक विश्वसनीय होते हैं, यानी कि उस पर अपना विश्वास क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। फिर बोल रहा है सांख्यिकीय आंकड़ों के समूह को कुछ संख्यात्मक मापों के रूप में संक्षिप्त करने में सहायता करनी है। यानी कि देखो, जो सांख्यिकी होती है ना, उसके अंदर अपन आंकड़ों के ऊपर कुछ क्या करते हैं, विधियों को प्रयोग करते हैं, और उन विधियों से आंकड़े क्या होते हैं, जटिल रूप से सरल रूप में संक्षिप्त रूप में क्या हो जाते हैं, संक्षिप्त रूप में अपने पास प्रस्तुत हो जाते, समूहित हो जाते, तो वो क्या हो जाते हैं, सरल और सहायता करते हैं। फिर उस अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, आंकड़ों के समूह के विषय में सार्थक एवं समग्र सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है। अब जो भी समूह बनता है ना, उसमें आपको पूरी समग्र सूचनाएं मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको आपके उस समूह को देख के आपको कुछ पता ही ना पड़े, आपके उस समूह से आपको जो भी सूचना मिलेगी वो क्या होगी, सार्थक और समग्र। फिर इसके बाद विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंध को क्या किया जाता है, ज्ञात करने के लिए उपयोगी है कि भाई आपकी कोई समस्या है, उसका क्या कारण है, उसका क्या रिलेशन है, उसके बीच में आप क्या कर सकते हो, सांख्यिकी से उसको ज्ञात कर सकते हो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आंकड़ों में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके सरलता से सत्यापित किया जा सकता है। यानी कि आप कोई आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के ऊपर क्या करोगे, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करोगे, तो आप उसके ऊपर कर लोगे कि हाँ ये सही है और ये गलत है। फ्रेंड्स, जैसे अपन गणित में होती है ना, प्रमेय होती है, अपन किसी सिचुएशन को प्रमेय की सहायता से करते कि हाँ अगर ये इसके बराबर आ रहा है मतलब ये क्या सही है, तो उसी तरह से अपन कोई सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके आंकड़ों की सत्यता का क्या कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं। फिर होता है फ्रेंड्स, सांख्यिकी विधियों की सहायता से योजनाएं नीतियों के निर्माण के लिए भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। देखो, आपके पास कोई समस्या होती है, उस समस्या को सबसे पहले अपन आंकड़े एकत्रित करके समझते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, फिर उस समस्या को समझने के लिए किसी क्या करते हैं, नीति का निर्माण करते हैं। फिर अपन जब नीति का निर्माण कर लेते हैं तो अपन क्या सोचते हैं कि हाँ अपनी ये समस्या का निदान इतने हद तक हो गया है, तो भविष्य में अपने पास क्या होगा, ऐसा होगा। तो अपन क्या होता है, भविष्य की प्रवृत्तियों का क्या अपन अनुमान लगा सकते हैं इन विधियों के द्वारा। फिर होता है आर्थिक नीतियों का निर्माण। भाई अगर आपकी समस्या सुलझती जाएगी तो आपका क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास होगा तो आर्थिक विकास के लिए क्या होगी, आर्थिक नीतियों का निर्माण। फिर होता है समस्या का विश्लेषण। यानी आपके पास कोई समस्या है तो आप सांख्यिकी विधियों से उस समस्या का क्या कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो। कोई भी आपने उस समस्या को सुलझाने के लिए जो नीतियाँ बनाई हैं, उन नीतियों का क्या होता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये आर्थिक नीतियों के निर्णय की प्रक्रिया में सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि आप जो कोई नीति बनाते हो, नीति बनाने का निर्णय लेते हो ना, उसमें सांख्यिकी विधियों का प्रयोग होता है, और सांख्यिकी की बहुत महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पहला चैप्टर अर्थशास्त्र के संदर्भ में परिचय। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत ही क्विक रिवीजन हो गया है विद इन जस्ट आई थिंक 15 से 20 मिनट के बीच में। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो फ्रेंड्स इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।